लोकतंत्र ये सिर्फ एक शब्द नहीं है ना? ये एक बहुत बड़ा आइडिया है। लेकिन किसी आइडिया को हकीकत में कैसे बदला जाता है? देखिए, जैसे एक बड़ी इमारत बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट की जरूरत होती है, बिल्कुल वैसे ही लोकतंत्र को बनाने के लिए भी एक मजबूत ढांचे की जरूरत पड़ती है। तो चलिए आज इसी ढांचे को, इसी ब्लूप्रिंट को समझने की कोशिश करते हैं। किसी किताबी परिभाषा से शुरुआत करने के बजाय चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र की मांग जो है वो अक्सर एक बहुत गहरे संघर्ष से पैदा होती है और इसका शायद सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है दक्षिण अफ्रीका के इतिहास में। रंग भेद, जिसे अपार्थेड भी कहते हैं, एक ऐसी व्यवस्था थी जहां गोरे अल्पसंख्यक अश्वेत बहुमत पर क्रूरता से शासन करते थे। मतलब ये कोई छोटा मोटा भेदभाव नहीं था, ये एक पूरी सरकारी नीति थी जिसका काम ही था लोगों को उनकी नस्ल के आधार पर बांटना और उनके अधिकारों को सिस्टमैटिकली छीन लेना। सोचिए, ये कितना बड़ा ऐतिहासिक पल रहा होगा। 28 साल की लंबी कैद के बाद नेल्सन मंडेला की रिहाई सिर्फ एक इंसान की आज़ादी नहीं थी, बल्कि वो एक पूरे देश की आज़ादी का सिंबल बन गई थी। और इसी के साथ दुनिया के नक्शे पर एक नए बहुरंगी सरकार वाले लोकतंत्र की नींव रखी गई। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि इतना बड़ा बदलाव बिना किसी गृहयुद्ध या खून खराबे के कैसे हो गया? इसका जवाब खुद मंडेला के इन शब्दों में छिपा है। उन्होंने संघर्ष की जगह बातचीत और भरोसे का रास्ता चुना। ये मानना कि आपका दुश्मन भी अच्छा हो सकता है, शायद यही किसी भी लोकतंत्र की सबसे पहली और सबसे मजबूत ईंट है। तो संघर्ष ने लोकतंत्र की जरूरत पैदा की। पर सवाल यह है कि जो लोग कल तक एक दूसरे के दुश्मन थे, वो अचानक एक साथ मिलकर रहने और सत्ता को बांटने के नियमों पर राजी कैसे होते हैं? इसका जवाब एक खास दस्तावेज में मिलता है, और वो दस्तावेज है संविधान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन। समझिए, ये किसी भी लोकतंत्र की रूल बुक होती है। ये वो बुनियादी नियम तय करता है जिनसे पता चलता है कि सरकार कैसे चुनी जाएगी, उसके पास क्या ताकतें होंगी और क्या नहीं। और सबसे जरूरी बात, ये नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और ये पक्का करता है कि कोई भी एक ग्रुप दूसरों पर हावी ना हो सके। गांधी जी का ये जो विचार है ना, ये बहुत खूबसूरती से बताता है कि संविधान सिर्फ कानून की एक सूखी किताब नहीं है, ये एक सपना है, एक विजन है, एक ऐसे समाज का विजन जहां हर एक इंसान को, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, ये महसूस हो कि ये देश उसका है। तो ठीक है, हमारे पास अब एक रूल बुक है, लेकिन इन नियमों को लागू कौन करेगा? जाहिर है, इसके लिए हमें नेताओं की जरूरत पड़ेगी, और एक लोकतंत्र को अपने नेताओं को चुनने के लिए एक खास व्यवस्था की जरूरत होती है। और यहीं पर आता है लोकतंत्र का सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत। वो ये कि असली ताकत, फाइनल डिसीजन लेने की पावर सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिन्हें जनता ने खुद चुना है, किसी और के हाथ में नहीं। ये बहुत सीधी और सरल बात है, लेकिन यही लोकतंत्र की नींव है। और ये विचार पूरी दुनिया में फैला है। साल 2005 तक दुनिया के करीब 140 देश मल्टी पार्टी इलेक्शंस करा रहे थे। ये दिखाता है कि लोगों के द्वारा अपने शासकों को चुनने का यह सिद्धांत कितना ताकतवर और यूनिवर्सल बन चुका है। अब जरा इस कार्टून को ध्यान से देखिए। एक बैलेट बॉक्स है जिसे कूड़ेदान में डाल दिया गया है और एक सैनिक उसकी पहरेदारी कर रहा है। ये एक बहुत गहरा संदेश देता है। देखिए, चुनाव होना एक बात है, लेकिन क्या वो चुनाव आजाद और निष्पक्ष है? ये कार्टून हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है। तो नियम बन गए, नेता भी चुन लिए गए, पर असल खेल तो अब शुरू होता है। तो चलिए अब मैदान के उन खिलाड़ियों और रेफरी से मिलते हैं जो इस खेल को खेलते हैं, यानी वो संस्थाएं जो असल में सरकार को चलाती हैं। स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो सिर्फ एक पन्ना नहीं है, ये एक सरकारी आदेश है जिसे ऑफिस मेमोरेंडम कहते हैं। और इसी एक पन्ने के आदेश ने भारत में पिछड़े वर्गों को नौकरियों में आरक्षण दिया और एक ऐसी राष्ट्रीय बहस छेड़ दी जो सालों तक चली। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये दिखाती है कि यह फैसला रातों रात नहीं लिया गया था। एक कमीशन की नियुक्ति से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक इस पूरे प्रोसेस में 14 साल लग गए। यह हमें बताता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अक्सर जटिल होती हैं और उनमें समय लगता है। इस पूरी प्रक्रिया में 3 मुख्य खिलाड़ी थे। एक थी विधायिका, यानी संसद, जहां इस मुद्दे पर बहस हुई। दूसरी थी कार्यपालिका, यानी प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट, जिसने आखिरी फैसला लिया और आदेश जारी किया। और तीसरी थी न्यायपालिका, यानी सुप्रीम कोर्ट, जिसने इस विवाद को सुलझाया। ये दिखाता है कि लोकतंत्र में ताकत किसी एक के हाथ में नहीं होती, बल्कि बंटी हुई होती है।
तो हमने एक सरकार बना ली है जो बड़े बड़े फैसले ले सकती है। लेकिन एक आम नागरिक के मन में यह सवाल जरूर आएगा, ठीक है, हमने सरकार तो बना दी, पर उसकी ताकत से हमारी रक्षा कौन करेगा? और इसका जवाब है मौलिक अधिकार। ये अधिकार सरकार की तरफ से मिला कोई तोहफा नहीं है, बल्कि ये वो गारंटियां हैं जो एक नागरिक को स्टेट की पावर के खिलाफ एक ढाल के रूप में मिलती हैं। सरकार इन अधिकारों को छीन नहीं सकती। अधिकारों की असली कीमत समझनी हो तो इस तुलना को देखिए। एक तरफ एक लोकतंत्र है जहां बोलने की, धर्म की और पार्टी बनाने की आजादी है। दूसरी तरफ सऊदी अरब का उदाहरण है जहां मीडिया पर सेंसरशिप है, राजनीतिक दल बैन है और राजा का फैसला ही आखिरी होता है। ये फर्क साफ दिखाता है कि अधिकारों का होना या ना होना कितना मायने रखता है। और ये सिर्फ तानाशाही देशों की बात नहीं है। ग्वांतानामो बे का उदाहरण दिखाता है कि कैसे एक लोकतांत्रिक देश भी कभी-कभी कानून के शासन के दायरे से बाहर काम कर सकता है। इससे पता चलता है कि नागरिकों के अधिकार कितने जरूरी हैं और उनकी रक्षा करना कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वो कोई भी देश हो। तो क्या एक अच्छा संविधान बना देने और अधिकार दे देने से काम पूरा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। असल में लोकतंत्र कोई मंजिल नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। एक ऐसा काम है जो शायद कभी खत्म नहीं होता। भारतीय संविधान के वास्तुकारों में से एक B.R. अम्बेडकर का ये शक्तिशाली कथन देखिए। उन्होंने ये बात बहुत पहले ही पहचान ली थी कि लोकतंत्र के अंदर भी कई विरोधाभास होते हैं। हमें राजनीति में तो बराबरी मिल जाएगी, लेकिन समाज और अर्थव्यवस्था में जो गैर बराबरी है वो बनी रहेगी, और इसी विरोधाभास को दूर करने के लिए हमें लगातार काम करते रहना होगा। और हम आज की ये बातचीत इसी एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर लोकतंत्र जनता का शासन है, तो तब क्या होता है जब जनता ही किसी मुद्दे पर बुरी तरह से बढ़ जाए? यही लोकतांत्रिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, और इसका जवाब ढूंढते रहना ही लोकतंत्र को जिंदा रखता है।